इस लेक्चर में हम आदिकाल की प्रसिद्ध पंक्तियां पढ़ेंगे। कई बार पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, कोई पंक्ति आपके सामने लिखी होगी और उसके लेखक कौन है। आदिकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो वैसे अमीर खुसरो की हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम पंक्तियों की चर्चा करेंगे। देखते हैं, एक लेक्चर या 2 लेक्चर भी हो सकता है, छोटे छोटे। टॉपिक है ये आदिकाल की प्रसिद्ध पंक्तियां। तो याद रखना है हमें, पंक्तियों के नाम पूछे जाते हैं अक्सर, आपको पहचानना होगा। कोई पंक्ति दी होगी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। आदिकाल की प्रसिद्ध पंक्तियां, शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है 12 बरस लौ कूकर जीवे, 12 बरस लौ कूकर जीवे, अरु 13 लौ जिये सियार, अरु 13 लौ जिये सियार। बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। महत्वपूर्ण पंक्ति है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लौ जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस पंक्ति के रचयिता है जगनीक। ये याद रखना है हमें। 12 बरस कुत्ते जीते हैं, पंक्ति का अर्थ है 12 वर्ष कुत्ते जीते हैं, कुत्ते की आयु 12 वर्ष है। सियार 13 जीते हैं, 18 वर्ष की आयु क्षत्रिय जीते हैं, आगे के जीवन को ये धिक्कार बता रहे हैं। तो ये जगनीक की राय है। 12 वर्ष कुकर की आयु, 13 वर्ष सियार की आयु बता रहे हैं, 18 वर्ष क्षत्रिय की आयु, इससे आगे की जीवन को धिक्कार। कौन मतलब बात कह रहे हैं कि ये हमें शान से जीना चाहिए, जितने भी हमारा जिए। अगली पंक्ति है भल्ला हुआ जो मारिया, बहिनी मारा कंतु, लज्जे जंतु वयस्सहु, जय भग्गा घरंतु, जय भग्गा घरुयंतु। हेमचंद की पंक्ति है। इसमें यह कहा जा रहा है कि भला हुआ, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। बहन यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी सहेलियों के सम्मुख लज्जित होती, इसलिए अच्छा हुआ वो मेरा पति मारा गया। तो हेमचंद्र का यहाँ भी शान से मतलब जीने की बात है। तो हेमचंद्र की पंक्ति है ये। पीठ दिखाकर भागने से अच्छा है वीरता से लड़ो और मर जाओ। तीसरी पंक्ति है, हिंदी अर्थ भी लिख देंगे। बालचंद विज्जवी भाषा दूनु नहीं लग्य दुजन भाषा। बालचंद विज्जवी भाषा दुनु नहीं लग्य दुजन भाषा। अर्थ है इसका, जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष है उसी तरह विद्यापति की भाषा दोनों का उसी तरह वो भी निर्दोष है, दोनों का दुजन उपहास नहीं कर सकते। ये विद्यापति की ही पंक्ति है। बालचंद विज्जनी भाषा दुहु नहीं लग्य दुजन भाषा। जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष है, पंक्ति के रचयिता हैं विद्यापति। विद्यापति याद हो आपको, मैथिल कोकिल जिसे कहा गया है। अर्थ इसका यह है, जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष है, जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष है, उसी तरह विद्यापति की, उसी तरह विद्यापति की भाषा। दोनों का दुर्जन उपहास नहीं कर सकते, दोनों का दुर्जन उपहास नहीं कर सकते।
अगली पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति है सठ भाषा पुराणम च कुरांग कथित मया। इसके रचयिता हैं चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं चंदवर दाई। इसका अर्थ यह है, मैंने अपनी रचना षट भाषा में की है। मैंने अपनी रचना षट भाषा में की है और इसकी प्रेरणा पुराण और कुरान दोनों से ली है। और इसकी प्रेरणा पुराण और कुरान दोनों से ली है। सठ भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया चंद्रवरदाई। अगली पंक्ति देखिए, चंद्रवरदाई की पंक्ति थी ये, इंपॉर्टेंट पंक्ति है अगली। पंडीय सल सत्य वखान। पंडीय सल सत्य वखान देहई बुद्ध बसंत न जाने। पंक्ति सरापा की है, सिद्ध साहित्य के। सरापा प्रसिद्ध पंक्ति है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इसका अर्थ ये है, पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं, परंतु देह में बसने वाले बुद्ध को नहीं जानते, मतलब ब्रह्म को नहीं जानते। सरापा पंक्ति किसकी है? ये सरापा की ही पंक्ति है। आदिकाल की प्रसिद्ध पंक्तियां। इस लेक्चर में हम अमीर खुसरो के अलावा जितने भी महत्वपूर्ण हैं रचनाकार कवि, उनकी पंक्तियां देखेंगे। दूसरा लेक्चर एक और होगा, उसमें सिर्फ अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियों की चर्चा करेंगे। तो इसमें अमीर खुसरो के अलावा जितने हैं वो सारी हो जाएंगी, क्योंकि एक लेक्चर पूरा अमीर खुसरो पर चला जाएगा, उनकी पंक्तियों पर। छोटे छोटे 2 लेक्चर होंगे। अगली पंक्ति है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। मतलब यह है, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। अर्थ इसका यह है, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। पंक्ति के रचयिता हैं गोरखनाथ। महत्वपूर्ण पंक्ति है। जोई जोई पिंडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। अगली पंक्ति है, गगन मंडल में ऊंधा कूबा। गगन मंडल में ऊंधा कूबा, वहां अमृत का बासा, सगुरा हुई सू भरी भरी पीवे। सगुरा होई सू
भरी भरी पीवे। निगुरा जाई प्यासा, निगुरा जाई पियासा। ये भी गोरखनाथ की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, देखिए गोरखनाथ की इंपॉर्टेंट है। अवधू रहिया हाटे वाटे, अवधू रहिया हाटे वाटे, रूप विरस की छाया, रूप विरस की छाया। अवधू रहिया हाटे वाटे, रूप विरस की छाया। तजीवा काम क्रोध, तजीवा काम क्रोध, लोभ मोह, संसार की माया। पंक्ति किसकी है? ये भी गोरखनाथ की पंक्ति है। गोरखनाथ। अवधू रहिया हाटे वाटे, रूप विरस की छाया। तजीवा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। अब देखिए, जाहि मन पवन ना संचरई, जाहि मन पवन ना संचरई। रवि शशि नहीं पवेश, रवि शशि नहीं पवेश। जाहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। ये सरहपा की पंक्ति है। पुस्तक जल्हन हाथ दे, चली गज्जन नृप काज। पुस्तक जल्हन हाथ दे, चली गज्जन नृप काज। चंदवरदाई। पुस्तक जल्हन हाथ दे, चली गज्जन नृप काज। अगला है, मनहु कला, मनहु कला सबसान, सबसान है माने। मनहु कला सबसान कला, 1600 बन्नियां। मनहु कला सबसान कला, 1600 बन्नियां। चंदवरदाई की पंक्ति है। ये भी चंदवरदाई की पंक्ति है। अगली पंक्ति देखिए, माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है? ये मैथिल कोकिल विद्यापति की पंक्ति है। ये अगला है, कनक कदली, कनक कदली पर सिंह, कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने, तापर मेरु समाने। कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने। विद्यापति की पंक्ति। कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने। पंक्ति किसकी है? विद्यापति की पंक्ति है।
अगली पंक्ति देखिए, 3 महत्वपूर्ण पंक्ति हेमचंद्र की है। विद्यापति की थी तो एक विद्यापति की और इम्पोर्टेंट है, बड़ी है पर इम्पोर्टेंट है। पंक्ति है, आध बदन शशि विहसी, आध बदन शशि विहसी देखावली, आध बदन शशि विहसी देखावली, आध पिहली निज बाहु, आध बदन शशि विहसी देखावली, आध पिहली निज बाहु, कछु एक भाग बलाहक झांपल, बला झांपल, आध बदन शशि विहसी देखावली, आध पिहली निज बाहु, कछु एक भाग बलाहल झांपल, किछुक गरासल राहु, किछुक गरासल राहु। पंक्ति विद्यापति की है, मैथिल कोकिल विद्यापति की पंक्ति है। आध बदन शशि विहसी देखावली, आध पिहली निज बाहु, कछु एक भाग बलाहल झांपल, किहुक गरासल राहु। अर्थ देखिए क्या है। नायिका ने अपना चेहरा हाथ से छिपा रखा है। नायिका ने अपना चेहरा हाथ से छिपा रखा है। कवि कहता है, कि उसका चंद्रमुख आधा छिपा है, उसका चंद्रमुख आधा छिपा है और आधा दिख रहा है, और आधा दिख रहा है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा के एक भाग को बादल ने ढक रखा है और आधा दिख रहा है, पंक्ति विद्यापति पदावली है, वहां से ली गई है, पदावली से ली गई है, विद्यापति की पदावली से। पदावली, कीर्तिपता, कीर्तिलता, कीर्तिपता का ये 3 रचना इंपॉर्टेंट है। तो ये पंक्ति जो है पदावली से ली गई है, रचनाकार इसके विद्यापति हैं। आध बदन शशि विहसी देखावली, आध पिहल निज बाहु, कछु एक भाग बलाहल झांपल, किछुक गरासल राहु। नायिका ने अपना चेहरा, अर्थ ये है नायिका ने अपना चेहरा हाथ से छुपा रखा है। कवि कहता है कि उसका चांद के समान जो मुख है आधा छुपा हुआ है और आधा दिख रहा है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा के एक भाग को बादल ने ढक रखा है और आधा दिख रखा है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, विद्यापति की पंक्ति है, विद्यापति पदावली से ली गई है। 3 पंक्तियां महत्वपूर्ण आपकी। चलिए, एक विद्यापति के संबंध में ही है तो एक रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, वो भी देखते हैं पहले। ये हिंदी में है लिखा हुआ, बिल्कुल खड़ी बोली। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर
जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद रचना है जयदेव इनकी। गीत गोविंद के पदों में आध्यात्म दिखता है। गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली, वैसे ही विद्यापति के पदों में, वैसे ही पदावली। ये रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। कह रहे हैं आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं वो आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद जयदेव के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली मतलब विद्यापति के पदावली में आध्यात्मिक। कहने का मतलब यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गीत गोविंद जयदेव की रचना गीत गोविंद और विद्यापति की रचना पदावली में, इसमें आध्यात्मिकता नहीं है। तो ये कटाक्ष कर रहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं वो आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, और कुछ लोगों को गीत गोविंद की रचना और इसमें भी आध्यात्मिकता दिख रही है। तो रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण पंक्ति थी। कुछ पंक्ति है महत्वपूर्ण, वो है हेमचंद्र की। 3 महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, वो देखते हैं। प्राइव मुनि है वी भंतड़ी, प्राइव मुनि है वी भंतड़ी ते मणियड़ा गणंती, अखई निरामयी, अखई निरामयी परमपई अज्जवी लऊ न लहंती, लऊ ना लहंती। प्राय मुनि है वी भंतड़ी ते मणि आहा गणंती, अखई निरामयी परमपई अज्जवई लहू ना लहंती। अर्थ है इसका, प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं, वे मन का गिनते हैं। अक्षय निरामय परम पद, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लौ नहीं लगा पाते, आज भी लौ नहीं। हेमचंद की पंक्ति है, इसमें लिखा था हेमचंद ने, ये प्राकृत व्याकरण में लिखा है। प्रायी मुनि है वी भंतड़ी ते मणि अंडा गणंती, अखई निरामयी परम पई अज्जवी लहुना लहंती। प्रायः मुनियों को भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनने लगते हैं, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लौ नहीं लगा पाते। ये हेमचंद की प्रमुख पंक्ति है। पिय संगमी, पिय संगमी, पिय संगमी कौन दड्डी पियहो, पिय संगमी कौन दड्डी पियहो, परोखहो केम मई विन्नवी विन्नास्या निदना एम्बना तेम्ब। पंक्ति उन्हीं की है, हेमचंद्र की, प्राकृत व्याकरण से ली गई है। हेमचंद्र की पंक्ति प्राकृत व्याकरण से ली गई है। पिय संगमी कौन दड्डी प्यहो परोखो केम मई विन्नवी विन्नसिया निदना एम्बना तेम। अर्थ है इसका, प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय के संगम में नींद कहाँ। प्रिय सामने हो तो नींद नहीं आती, उसके साथ रहने पर
नींद गई कान से। दूसरा, प्रिय के परोक्ष में, मतलब प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, दोनों केस में नींद नहीं आती। ये कह रही हैं प्रिय हो तब भी नींद नहीं सो नहीं सकते, और प्रिय ना हो तब भी नींद नहीं आती। प्रिय के परोक्ष में, सामने ना रहने पर नींद कहाँ। मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई, मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई। नींद नहीं हो नत्यों, नत्यों। जो गुण गोवई, जो गुण गोवई अपना, जो गुण गोई अपना पैदा करें परसु, तसु हूँ कलजुगी, तसु हूँ कलजुगी दुल्लहो बलि कि जाऊं सुअणसु। जो अपना गुण छुपाए, जो अपना गुण छिपाए, दूसरे का प्रकट करे, दूसरे का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सुजन पर, कलयुग में दुर्लभ सुजन पर मैं बलि जाऊं, मैं बलि जाऊं। हेमचंद प्राकृत व्याकरण, हेमचंद प्राकृत व्याकरण। हेमचंद की रचना है प्राकृत व्याकरण में रची गई है। जो गुण गोवई अपना पैरा कई परसू, तसु हूँ कलजुगी दुल्लहूँ बलि के जाऊं सुअंसु। मतलब जो अपना गुण छुपाए और दूसरे का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सुजन पर मैं बलि जाऊं। ऐसा गुण कलयुग में दुर्लभ है कि जो अपना छुपा के दूसरे का प्रकट करे। ज्यादातर ये हो रहा है ना कि दूसरे को छुपा के अपना प्रकट कर रहे हैं। तो ये हेमचंद्र की पंक्ति थी। ये आदिकाल की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम सिर्फ अमीर खुसरो की पंक्ति की चर्चा करेंगे।